नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। कश्मीर घाटी में फिर एक पूर्व सैनिक पर हुए आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद पर सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार आतंकवाद खत्म होने की दावे कर रही है, तो फिर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब उसे देना होगा। और जम्मू के जीएमसी में आज एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, जो संसद और अन्य जगहों पर ये बयान दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोविड वैक्सीन पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन पर किसी भी किस्म का शोध नहीं किया गया था और यही वजह है कि ये वैक्सीन लगवाने वाले कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। अरे यार, अल्लाह के वास्ते आप उनसे पूछिए जो कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है। वो तो कहते हैं ख़त्म हो गई है। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनसे कहिए ना कहाँ गई। वो तो रोज़ पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी ख़त्म हो गई तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए। देखिए, कोविड के जो वैक्सीन थे उसके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं, वो किसी भी ट्रायल करने के बगैर दिए गए। आज हम उनका नतीजा देख रहे हैं। आज कई जवान हार्ट अटैक और दूसरी चीज़ से मर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई वैक्सीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जब तक इस पर रिसर्च नहीं की जाएगी कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, कैंसर के लिए भी आपने वैक्सीन अगर तैयार करना है तो उसके रिसर्च कीजिए। कौन कहता मत कीजिए। और ये नहीं कि जिससे आपने कोविड में रातों रात वैक्सीन दी है। मैंने भी कई वैक्सीन ली, अल्लाह ही रहम करे। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि राजौरी की कंडी बड़ाल इलाके में हुई 17 लोगों की मौतों के कारणों की जांच की जा रही है और इन मौतों के लिए कोई वायरस जिम्मेदार नहीं था। जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में मंत्री ने बताया कि अस्पताल में दाखिल करवाए गए सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है और इन मौतों की क्या वजह थी, ये गुत्थी जल्द सुलझा ली जाएगी। राजौरी के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। मैंने कहा है कि 17 लोगों की जो मौत हुई है वहाँ पे बदकिस्मती है, लेकिन ये सारे जो टेस्टिंग हुई है ये कोई डिजीज़ नहीं था, कोई वायरस नहीं था। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा आपके सामने ज़रूर सारी चीज़ें आ जाएंगी क्या है ऐसी। फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो सब जो पेशेंट थे सारे स्टेबल हैं, ठीक है। चेनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में मौसम ने करवट बदली है। बात करें अगर जिला डोडा की, तो वहां पर डोडा शहर में बारिश और जिले के दूरदराज के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। देसा, गुलडंडा, मरमद और भलेसा सहित अन्य दूरदराज के इलाकों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया है और रास्ते में आप देखिए किस तरह से लगातार लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि रास्ते बंद होने की आशंका के चलते प्रशासन भी हरकत में अब आ गया है। लेकिन फिलहाल अभी तक आप देखिए कोई भी ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि कोई रास्ता बंद हुआ हो, लेकिन प्रशासन इस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार आप देखिए बर्फबारी का सिलसिला डोडा के अंदर यहाँ पर जिले में पूरी तरह से देखा जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध वहां पर छाई हुई है। कोहरा पहले से ही आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से पड़ रहा है, लेकिन जिला डोडा के अंदर मौसम ने करवट बदल ली है और काले बादल वहां पर आप देखिए किस तरह से छा गए हैं और पूरी तरह से आप देखिए मौसम जिस तरह से करवट बदल रहा है अब लोगों के लिए काफी तरीके से परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि एक तरफ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ यहां पर आवाजाही के लिए बस से जो बदतर इंतजाम करने की बात जरूर कही जा रही थी। एक सवाल उठाया जा रहा था कि जब बर्फबारी होगी तो यहाँ पर जो यातायात बाधित होगा उस पर किस तरह से काम होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि प्रशासन ने एक बड़ा दावा जरूर पेश किया है कि जैसे ही बर्फबारी शुरू होगी आम जनता को सहूलियतें यहाँ पर दी जाएंगी। बर्फबारी के दौरान रास्तों को भी खोला जाएगा, खाने पीने का सामान भी लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जिला डोडा के अंदर, आप देखिए अब किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल जिला डोडा के अंदर?
जी अच्छा, जैसे ही मौसम की एडवाइजरी जो है आई थी, उसके बाद जो है आज के दिन बारिश या बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है। बारिश मैदानी एरिया में और बर्फबारी जो है पहाड़ी वाले एरिया में, चाहे फिर देसा का एरिया हो, मरमत का हो या फिर भद्रवा का गुलडंडा, ये तमाम जगहों पर अभी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और मैदानी एरिया में जो है अभी बारिश काफी तेजी से आ रही है। प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से एडवाइजरी भी जारी की थी कि इस तरह से मौसम अपनी करवट बदल सकता है, और इस तरह पर कोई भी अगर किसी को भी इमरजेंसी हो, इस तरह के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं पहले से, और मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो ऐसे में बिना वजह घर से बाहर ना निकले। विकास, रास्ते बंद होने पर कितनी ढलान आ जल्दी सकता लोगों है, को ये सब राहत चीजें। दिलाई जाएगी? उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है? आवाज आ रही है विकास? जी जी। रास्ते अगर बंद हो जाते हैं तो उसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है कि कितनी जल्दी यहाँ पर लोगों को सहूलियत दी जाएगी? देखिए, चाहे फिर भद्रवा वाला एरिया हो जहां पर टूरिस्ट घूमने आते हैं, या फिर डोडा का अलग अलग, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट से लोगों को अपने घरों तक जाना होता है, ऐसे में जगह जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मॉनिटरिंग है। कहीं पर भी अगर रास्ता बंद हो जाता है तो उसी टाइम वहां से एडमिनिस्ट्रेशन जेसीबी मशीन लेकर, या जो कंट्रैक्टर है उनसे राब्ता है। कहीं पर भी कोई सड़क बंद हो जाती है, तुरंत रास्ता खुल जाए, जहां पर एम्बुलेंस हो या किसी को गाड़ी से अपने निकलना हो, वो तमाम चीजें आसानी से हो पाए, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को सामने ना आए, और ऐसे मौसम खराब के चलते लोग जो है किसी तरह की परेशानी का सामना ना कर पाए। विकास, कोई एडवाइजरी जारी की गई है जिसका हेल्पलाइन नंबर शेयर करना चाहें कि हाँ ठीक है, अगर परेशानी होती है तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं? एहतियात आपके साथ बरतना तो बहुत जरूरी है। फिलहाल आवाज आ रही है विकास? स्टेशन ने यहाँ से अपने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए थे, और ऐसे में अलग अलग सब डिवीजन में अलग अलग नंबर जारी किए थे। साफ तौर पर एक अपना अपना डिवीजन भी बनाया था कि ताकि किस तरह की कोई आपको दिक्कत आती है, इस तरह की परेशानी आती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर मेडिकल से लेकर हो या फिर रोड कनेक्टिविटी से। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया हैंडल पर आपने डाल के रखी हुई है, चाहे फिर ट्वीट हो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पेज हो, ये तमाम जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करके रखे विकास, हुए हैं। अगर टूरिस्ट के को लेकर बात करें, क्योंकि टूरिज्म विभाग लगातार हरकत में देखा गया है, मिनी कश्मीर के नाम से भद्रवा को जाना जाता है, और फुटफॉल को बढ़ाने के लिए वहां पर काम भी किया गया टूरिज्म यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। लेकिन अब इंतजाम किस तरह से टूरिस्ट के लिए किए गए हैं? क्योंकि एक तरफ बर्फबारी है, खूबसूरती का नजारा भी देखते ही बनेगा। देखिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म विभाग जो है डोडा को ने सिर पे लाना चाहता है, और ऐसे में 8 फरवरी को लाल द्रम्बन यानी बिल्कुल डोडा के पास में 30 से 35 किलोमीटर लाल द्रम्बन आता है, जहाँ पर फेस्टिवल यानी विंटर फेस्टिवल रखा गया है, और इसको टूरिज्म के मैप पे लाना चाहता है, ताकि इस मेले से एक मैसेज लोगों तक पहुंचे कि इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट और भी हमारे पास इस तरह से भद्रवा के अंदर है। तो ऐसे में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, हाट वगैरह बना रहे हैं वहां पर, और एक डाक बंगला भी वहां पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जिला डोडा के अंदर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, और लगातार यहाँ पर काम करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से भी की गई है और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी। आगे बढ़ जाते हैं, राजौरी की जीएमसी अस्पताल में दाखिल कंडी बडाल के यहाँ 11 मरीजों को आज अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई है, और इन मरीजों को हालांकि अस्पताल से आज डिस्चार्ज किए जाने का फैसला किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन सभी 11 मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है, जिसमें से 3 आईसीयू में भर्ती थे, और उन्हें भी अब वहां से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने जीएमसी राजौरी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शमीम के साथ यहाँ खास बातचीत की है, जरा दिखा देते हैं। बडाल थाने के मुतासरीन जो 11 मरीज जो जेर इलाज मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर थे, आज पहले ये खबर सामने आई थी कि उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, मगर अब ये खबर सामने आ रही है कि उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। क्या कारण है, इनसे जानेंगे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब। सर, क्या कंडीशन है जो बडाल मुतासरीन? जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद 21 के बाद हमारे पास कोई नई एडमिशन वहाँ से नहीं हुई है, और जो भी पेशेंट हमारे पास यहाँ पे हैं 11 पेशेंट, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। और जो पेशेंट डिस्चार्ज होके पीजीआई से लड़का एजाज आया था, तो वो भी
उसको तो हमारे पास उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। जो पेशेंट आईसीयू में हमारे पास 3 लोग थे, वो बिल्कुल ठीक हैं। उनको आईसीयू से निकाल के रूटीन जो हमारा ऑब्जर्वेशन एरिया है, जहां बाकी हमने वहां के लोग भी रखे हुए हैं, जो क्लोज कांटेक्ट से उनको रखा हुआ है, आज हम उनको शिफ्ट करके वहां पे ले जा रहे हैं। जो 11 आपके पास थे उनकी कंडीशन कैसी क्या? उनको भी बिल्कुल शिफ्ट स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, और वो रूटीन वार्ड जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन वार्ड है उसमें शिफ्ट कर दिया गया उनको। आईसीयू से निकाल दिए गए? आईसीयू से सबको निकाल दिया गया। क्या आगे इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, अभी तो इस पे फैसला लिया जाएगा, ये अभी विचार का विषय है। तो बाकी ये है कि पेशेंट की जो कंडीशन है, आप उसका मुझे पूछें, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थैंक यू सर। ये एक राहत भरी खबर जरूर बडहाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां बडहाल इलाके के 11 मुतासरीन जो मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर जेरे इलाज थे, आज उनको आईसीयू से निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि सुबह ये खबर जरूर सामने आ रही थी कि उन लोगों को आज डिस्चार्ज किया जाएगा, मगर जो जराए हमारे हम खबर बता रहे हैं कि एक एसओपी जो एम्स मेडिकल कॉलेज से आनी है, एम्स से आनी है, माफ़ कीजिएगा, वो नहीं इनके पास पहुंची, जिसके कारण इनको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। मगर राहत भरी और बड़ी खबर ये ज़रूर है कि जितने भी पेशेंट यहाँ हैं वो सबकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल बताई गई और उनको आज वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। डोडा की तहसील गोंदा बी की यहाँ गढ़तर पंचायत अभी तक रोड कनेक्टिविटी के लिए तरस रही है और इस पंचायत में पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण न होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं, जिन्होंने आज डोडा के डीसी से मुलाकात कर अपनी इस मांग को जोर शोर से उठाया। लोगों के मुताबिक वो हमेशा से ही सरकारों की अनदेखी का शिकार होते आए हैं और आलम यह है कि सड़कें न होने से यहाँ मरीजों को भी कंधों पर उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो है रोड की प्रॉब्लम्स है। हमारे यहाँ मलवाना जागीर के लिए जो रोड निकला है, उसका लास्ट गांव जो है वो मलवाना बत्तल, लवर बत्तल मलवाना। वहां से आगे जंगल में 2 किलोमीटर के फासले पे आज से पहले 15 साल रोड छोड़ा गया है और वहां आगे ना अगले गांव को कनेक्ट किया है ना पिछले गांव में छोड़ा है। वहां इवन चाय का एक खोखा तक भी उस जगह नहीं है जहां पे रोड छोड़ा गया है 2 किलोमीटर के फासले पे और लास्ट का गांव से आगे। कितना स्ट्रेची छोड़ा जो गया है रास्ता? ये उसमें दूसरा रोड वहां दूसरी साइड से जो आता है महला से होते हुए शादीवन से होते हुए डोनली पहुंचाया गया है। इसमें बीच में जो है सिर्फ 3.25 किलोमीटर का फासला है। इस फासले की वजह से इसको अगर क्लियर करता है, कनेक्टिविटी हो जाती इस रोड की, इससे ये जो है मलवाना पंचायत और गढ़तर पंचायत आपस में मिल जाती है। इसके साथ ही 2 तहसीलें, तहसील मारा और तहसील गुंदरा भी मिल जाती है। इसके साथ ही 2 डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उससे काफी वहाँ के जो लोग उस इलाके के उनको भी फायदा हो सकता है। मलवाना पंचायत ईस्ट का एक गांव बंशाला है जो रोड से कम 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। आज भी उनको कभी बीमार होता उसको चारपाई पे है, अगर कोई ऐसी औरत हो, कोई डिलीवरी होने वाली, उसको पालकी में उठा के आज भी 21वीं सदी में पालकी में चलाना पड़ता है। परसों एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल में एक बच्चे की डेथ हुई और उसकी डेड बॉडी आज भी चारपाई पे उनको चलानी पड़ी। तब से 20 सालों से हम ये मांग करें कि हमारी रोड चाहिए, रोड वो नहीं दे रहा। इस साल हम मजबूर होकर यहाँ पर हमारा आना हुआ, जो हमने डीसी साहब से अंदर कि उन्होंने हमें आबादी इलाके की कितनी है? इसमें जो रोडों से महरूम है वो है तकरीबन 1200-1300 लोग, यानी उसमें 600 वोटर हैं। उसके अलावा बाकी लैंकी 1200-1300 लोग उसमें हैं, जिसमें टंडर दोथन है, बडवा है, शियाल और परहपर गढ़तर और करमानपुर और फलछोड़ दिया। इनको बोला कि जो गढ़तर रोड पीएमजेएस में सैंक्शन है, डोंगरू गढ़तर जो है, डोंगरू गढ़तर रोड, वो सर ये उसकी वो प्रॉपर्टी में आई है और वो 1 नंबर पर है। लेकिन हमारी जो मांग है दूसरी, जो टंडर दोहतन बडवा है, जो अब भी रोड से इस रोड से निकलने से भी महरूम रहती है, उनके लिए हमारी मजीद गुजारिश होगी कि उसके लिए भी कुछ मतलब सर्वे की जाए। और कनेक्टिविटी है जो मलवाना जागीर टू डोली, जो गढ़तर AB को आपस में मिलाती है, तहसील गुन्ना को तहसील महला के साथ मिलाती, उसकी हमारी मांग है, उसको भी फौरी तौर सैंक्शन कराया जाए। आज तक मतलब हमारा जो भी एरिया है 4 वार्डों का, ये रोड अनकनेक्टिविटी है, मतलब कनेक्ट नहीं है कहीं, मतलब रोड से दोनों तरफ से। कितना स्ट्रेच है रास्ते का? रास्ता हमारा मतलब उसमें लगभग हमारे 200 घर पड़ते हैं जो मतलब जो अभी तक मतलब कनेक्टिविटी नहीं मिली हमें रोड की। तो सर बहुत होती है, जैसे भी कोई बीमार होता है तो उसको वहां से घर से उठा के मतलब रोड तक पहुंचाना पड़ता है। जैसे हमारे 1-2 घंटा लग जाता है, तब तक किसी पेशेंट की मौत भी हो सकती है।
अपील यही करना चाहते हैं कि हमें मतलब जल्द से जल्द कनेक्ट किया जाए मतलब रोड के साथ, ताकि हमें हमारी जो परेशानी। तो पुंछ जिले की तहसील मंडी में नेहरू युवा केंद्र पुंछ द्वारा 2 दिवसीय कलेक्टर यहाँ स्तरीय विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन और खो खो सहित अन्य मुकाबले करवाए गए। इसके समापन पर हवेली विधानसभा के विधायक एजाज अहमद जान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का मकसद युवाओं को खेलों के महत्व के प्रति जागरूक करना था और भारी तादाद में युवा वहां पर पहुंचे। साफ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर एक बड़ी आप देखिए जो यहां पर जो लगातार खेलों को लेकर आप देखिए आयोजन कराने की बात कही गई, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि पढ़ेगा युवा तो खेलेगा युवा, यानी कि अगर युवा खेलेंगे तो पढ़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी, देश भी आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बच्चियां भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही, तो जाहिर तौर पर आप देखिए प्रशासन, सरकार और विभाग लगातार मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा युवाओं को होता नजर आया। इस 2 रोज़ा खेल में जो है हमारे अलग अलग इवेंट्स थे, जिस तरह वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, शॉट पुट जैसी जो है गेम्स जो हैं इसमें शामिल थी। तो इसमें नेहरू युवा केंद्र पुंछ के हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नितिन हंगलू साहब की सरबराही में जो है ये क्लस्टर लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है मंडी में करवाया गया। इसमें वॉलीबॉल में 6 टीमों ने अलग अलग इलाका से जो है इसमें शमूलियत अख्तियार की है। और उसके साथ साथ जो है बैडमिंटन और खो खो में जो है वो लड़कियों ने जो फीमेल हैं हमारे महिला मंडल से हैं, उन्होंने इसमें जो है गेम में हिस्सा लिया है। 2 रोज़ा इक़्तिदाम पज़ीर पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे ऑनरेबल MLA हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके हाथों से जो है वो विनर अप और रनर अप टीमों को जो है इनामात से भी नवाजा गया। उसके साथ साथ जो किट्स वगैरह नेहरू युवा केंद्र की तरफ से प्रोवाइड की गई थी वो विनर अप टीमों को दिया गया। उसके साथ साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे तहसीलदार मंडी जनाब इशफाक हुसैन साहब जो है वो भी इस टूर्नामेंट में आए। इस तरह नेहरू युवा केंद्र पुंछ जो है वो हमेशा जो है नौजवानों को जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाती है ताकि नौजवान जो आने वाले वक्त में जो है वो एक अच्छा रास्ता अपनाएं, खेल कूद में मसरूफ रहें, ड्रग्स जैसी चीज़ों से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर उनसे सवाल पूछा है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार पर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही। भाजपा प्रवक्ता रजनी सेठी ने पहले भी यहां सत्ता में रहते हुए महिलाओं सहित समाज के कई वर्गों के उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस तरह से बड़ा बयान जारी किया जो अब सियासी खेल खेलते हुए महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में है। तो रजनी सेठी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों का हवाला देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ऐसी महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए किसी कमेटी का गठन करेगी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कल मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए, इस पर काम किया जाना चाहिए, इस पर समुदाय और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस पर स्वागत भी जताया गया, लेकिन रजनी सेठी लगातार इस पर सवाल दाग रही। तो मुझे आज की प्रेस वार्ता जो है फारूक अब्दुल्ला जी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने महिलाओं को लेकर बात की है कि वो महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। शायद उनको मोदी जी के कार्यकाल में समझ आ गई है कि महिलाओं का अपना स्थान है जो 50% पॉपुलेशन का हिस्सा रखती हैं। मेरा सवाल उनसे था कि आपने 70 साल यहाँ राज किया, महिलाओं को उनका राइट क्यों नहीं मिला? 370 और 35A के कारण महिलाओं को उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। जो हमारी वाल्मीकि समाज या गोरखा समाज या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी बहनें हैं उनको वोटिंग राइट नहीं था, तो तब आपको चिंता नहीं थी महिलाओं की। आज अब पॉलिटिकल गेन के लिए महिलाओं को फिर से एक पॉलिटिकल वोटर के नाते यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर की महिला बड़ी सक्षम है, बड़ी समझदार है, वो समझ रही है कि NC का प्रोपेगेंडा क्या है। मेरा सवाल उनसे ये भी था कि आपके सरकार के दौरान कश्मीरी पंडित महिलाएं विस्थापित हुई हैं, कहीं ना कहीं दरबदर की ठोकरें खा रही हैं, उनके साथ शोषण हुआ, उनका धर्म परिवर्तन हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। क्या उनकी सरकार ऐसी कोई कमेटी का गठन करेगी जो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इनको न्यायपूर्वक तरीके से अपनी मातृभूमि में ले जाया जाए ताकि ये एक इज्जतदार तरीके की जिंदगी जी सके? मेरा सवाल इनसे ये भी है, आज आप अपनी पार्टी के अंदर देखें,
4 बहनें आपने जोड़ी हैं, ऐसा क्या रीजन है कि आपके साथ महिलाएं नहीं जुड़ रही? क्योंकि आप ना महिलाओं को सम्मान देते हैं, ना महिलाओं को अधिकार देते हैं, ना ही महिलाओं को वो स्थान देते हैं जिसकी वो हकदार है। तो मेरा आज यही सवाल है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर 33% के हिसाब से महिलाएं स्थान पाती हैं और सम्मान भी पाती हैं। क्या हमारी यहाँ की एनसी सरकार या फारूक अब्दुल्ला एनसी के जो प्रेसिडेंट है, उन महिलाओं को, सभी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का जो हक है वो देंगे? तो बिजनौर के उपजिला अस्पताल में ओपीडी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उन लोगों के लिए दिक्कतों का सबब बन गई है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ओपीडी की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिए जाने से यहां पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों और उनके तीमारदारों को भी इलाज के लिए नाकुचने चबाने पड़ रहे हैं। बिजनौर के बीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह का भी मानना है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने से मरीजों को दिक्कतें यहां पर आप देखिए झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इसे सुलझा लिया जाएगा। यहाँ पे लोग अगर पर्ची कटाने के लिए आएंगे तो सबसे पहले उसको 15,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा कि उसको अच्छा फ़ोन लेना चाहिए। अगर किसी के पास छोटा फ़ोन है तो वो यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकता। यहाँ पर तो ये बात आ गई कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है, अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पे बैठाए हुए हैं, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों रुपयों की उनको सैलरी दी जा रही है, इतने अच्छे यहाँ पे औजार रखे हुए हैं। लेकिन जब मरीज़ यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आता है तो उसको सबसे पहले किसी जाकर के बड़ी दुकान से 15,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए और उसे चलाना भी सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे बिजनौर के जो लोग हैं यहाँ पर 80% ऐसे लोग हैं कि जो 5वीं तक भी नहीं पढ़े, वो कहाँ से मोबाइल चला पाएंगे, कहाँ से वो OTP ले पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इन्होंने ये जो ऑनलाइन के नाम के ऊपर लोगों के साथ धोखा है और लोगों को जो परेशान कर रहे हैं। क्योंकि एक पेशेंट है, वो इमरजेंसी में उसने इलाज कराना है। ये आप देख रहे हैं पीछे हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और इनमें से किसको मोबाइल फ़ोन चलाने आता है? अगर इनके पास फ़ोन नहीं होगा तो पर्ची नहीं कटेगी, पर्ची नहीं कटेगी तो इनका इलाज नहीं होगा। तो ऐसे में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मतलब क्या है? और मैं चाहूँगा कि सरकार को चेतना चाहिए। मैडम सकीना जी तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट देखती है, वो एक महिला होने के नाते देखें कि जहाँ पे मेरे पीछे महिलाओं की कतार लगी हुई है, जो सब इलाज करवाने के लिए आई हुई हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि जब तक इनके पास इतना बड़ा फ़ोन नहीं होगा तब तक इनकी पर्ची नहीं कटेगी, ये अंदर नहीं जा पाएंगे, जो किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पाएंगे। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए कि जो पहले वाली प्रक्रिया थी, पहले आओ पहले पाओ, जैसे लोग लाइन में लग करके पर्ची कटवाते थे, एज लिखवाते थे, तो लोग जाकर के डॉक्टर से इलाज करवाते, उसी प्रक्रिया पर ये लोग उसको जारी करें। एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम है, ये तो बिजनौर में नहीं है, तो हर जगह थोड़ी सी दिक्कत तो है। क्योंकि आजकल पर्ची जो ऑनलाइन कटती है तो उसमें सबसे पहले हम पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, पेशेंट के मोबाइल पे OTP जाता है, वो OTP लेके फिर उसके बाद उसकी पर्ची कटती है। तो ये थोड़ी दिक्कत तो है। अब तो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो अब दिक्कत तो है थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमने रजिस्ट्रेशन पे मैंने 4 लोग रखे हैं, इसमें 4 लोग रजिस्ट्रेशन काम करते हैं। बेसिकली आज की डेट में तो फ़ोन के बगैर तो मेरे ख्याल में कोई नहीं होता है। तो एनी हाउ अगर कहीं किसी की है तो वो जो उसके साथ एडजाइनिंग होते हैं, कोई उनके साथ होते हैं, तो वो आप उनका नंबर यूज़ कर सकते हैं, या फिर लास्ट में जिसका कोई नहीं होता है तो उसका फिर हम किसी स्टाफ का नंबर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।